अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो क्रिश्चियन नहीं था, क्योंकि वो तो जीसस के पैदा होने से भी 3 सेंचुरीज पहले का वाक़या था। उस वक्त तो क्रिश्चियनिटी आई भी नहीं थी। लेकिन आज आप ग्रीस चले जाएं, मैसेडोनिया चले जाएं, जो कि एक क्रिश्चियन कंट्रीज़ है दोनों, वहाँ पे हर जगह आपको सिकंदर आज़म की छाप मिलेगी। आज भी ग्रीस के लोग उससे प्यार करते हैं, हालांकि वो तो क्रिश्चियन नहीं है। तो साबित होता है कि ज़िंदा कौमें हैं ना, अपने हीरोज़ को मज़हब के उस पर नहीं तोलती और अपने हीरोज़ को, अपने इंडिजिनियस हीरोज़ को, जो उनकी सरजमीन से पैदा होते हैं, जो इनके डीएनए के होते हैं, उसको हीरो मानती है। लेकिन आप पाकिस्तान में देखें तो राजा पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चाणक्य, बाबा गुरु नानक, रंजीत सिंह, ऐसे बेशुमार हीरोज़ हैं जो इस धरती पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन उनको पाकिस्तानी अपना हीरो नहीं मानते, जिनको दुनिया के सारे हिस्टोरियंस बड़े मानते हैं कि बड़े लोग थे, ये अजीम लोग थे ये। लेकिन हमारी मूर्ख कौम इनको हीरो नहीं मानती। वो मोहम्मद बिन कासिम जैसे चोरों डाकुओं को हीरो मानती हैं, जिसने हमारी बहू बेटियों को जंजीरों में बांध के खलीफा के पास भेजा था। ये मैं एक किताब में से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कि हज्जाज बिन यूसुफ, जिसका कि मोहम्मद बिन कासिम भतीजा था, जो कि बनु उमैया खलीफा का कमांडर था, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, उसने दुश्मनों के सर, यानी यहाँ से सिंध में राजा दाहिर की फ़ौज के कमांडर्स के सर भेजे थे। उनको थाली में पेश किया गया और सिंध से आई हुई बादशाह के ख़ानदान की, राजा दाहिर के ख़ानदान की लड़कियों और औरतों को ग़ुलाम बना के उनको खलीफा के पास भेजना था। तो उनको खूबसूरत किया जा रहा था, उनके 16 सिंगार किए जा रहे थे। पहले एक गरम हमाम में, बाथरूम में इनको रखा, फिर इन लोगों को मुख्तलिफ खुशबुओं से नहलाया गया, उनके जिस्मों और बालों के ऊपर खुशबू मली गई। फिर दूसरे कमरे में ले गए जहाँ पे कोयले दहक रहे थे। उन दहकते कोयलों पे संदल और ओद डाला गया खुशबू के लिए, और उनको वहाँ पे बिठाया गया ताकि उनके जिस्मों में खुशबू आ जाए। फिर इन लड़कियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से खुशबू इनमें बसाई गई और फिर इनको पेश किया गया खलीफा के पास, ताकि खलीफा अपनी रोज़ की रात के लिए इनमें से लड़कियां चुने। और ये लड़कियां हमारी अपनी बेटियां थीं, लेकिन हम हीरो मानते हैं उस मोहम्मद बिन कासिम को। यही चीज़ सुल्तान महमूद गजनवी ने की थी, मोहम्मद गौरी ने की थी, और हम बदबख्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग इनको अपने हीरो मानते हैं, और जो हमारे हीरो हैं उनको हम हीरो नहीं मानते। जैसे कि अभी कराची में पुलिस चीफ के ऑफिस पे जो हमला हुआ, उसमें ख़बरों में बताया जा रहा था कि एक रेंजर्स वाला शहीद हुआ, 3 पुलिस वाले शहीद हुए और 1 आदमी मारा गया, टेररिस्टों के अलावा, कि जो टेररिस्ट मारे गए उनके अलावा। अब सब सोच रहे थे कि जब रेंजर वाला शहीद हुआ, पुलिस वाले शहीद हुए, तो वो सिविलियन क्यों शहीद नहीं था, वो मारा क्यों गया? तो पता चला वो सफाई कर्मचारी था, वो पुलिस हेड ऑफिस में सफाई कर रहा था, और सफाई कर्मचारी मुसलमान नहीं होता, वो क्रिश्चियन था। पाकिस्तान में सफाई कर्मचारी नॉन मुस्लिम होता है। इस्लाम कहता है कि सफाई आधा ईमान है, लेकिन हम अपनी सफाई नहीं कर सकते।
हम नॉन मुस्लिमों से सफाई करवाते हैं। हम इतने बायस्ड हैं। हम कहते हैं कि हिंदुओं में कास्ट है, फलाने ढुमकाने, हमारे यहाँ तो इतनी क्लासिफिकेशंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सैयद जो प्रॉफिट की नस्ल से आते हैं उनकी बेटियां सैयद में ही शादी होती है, और अगर ना हो सके तो कुरान से शादी कर देते हैं। सारी ज़िंदगी सिंध में ख़ास तौर पे ये जागीरदार ख़ानदानों में बहुत होता है कि कोई अपने लेवल का सैयद ख़ानदान मिले तो ठीक है, नहीं तो कुरान से शादी कर दी, सारी ज़िंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहेगी। और ये ज़्यादातर जायदादों के लिए होता है, क्योंकि वो फिर उनकी बहन इनके घर में बैठी रहेगी, शादी होगी तो फिर ज़ाहिर है उसको हिस्सा देना पड़ेगा। इधर इनके घर में बूढ़ी होकर मर जाती हैं। ऐसे कई हैं मिसालें। खैर अजीज़ दोस्तों, हीरोज़ की बात निकली ना, तो हमारे भारत के जो हम हिस्टोरिक उसमें ना जाएं, पिछले 200 साल 300 साल की बात करें, तो जो सबसे बड़े हीरो आए हैं ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, जिनका अभी हमने दिन मनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की अज़मत पे मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनकी जो ग्रेटनेस थी वो टोटली आउट ऑफ रीच थी, आउट ऑफ किसी के सोच भी नहीं सकता। और वो उस दौर में आए थे जब औरंगज़ेब जैसा बादशाह और मुग़लों की हुकूमत थी। साउथ में निज़ाम हैदराबाद, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, पावरफुल हर तरफ, और दूसरी उधर अफ़गानियों का, अब्दालियों का, नादिर शाह के हमले होते रहते थे। इस सूरत में एक इंडिजिनियस हिंदू हीरो उभरता है और अफ़गानिस्तान तक डंके बजाता है अपनी फतह के। और जितना हिंदुस्तान किसी एक हिंदू राजा के राज में आया है, वो हिस्ट्री में तो होंगे चोला डायनेस्टी और मौर्य ख़ानदान और सब, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कट्टर हिंदू होते हुए भी एक सेक्युलर थे, इन ए सेंस कि वो दूसरे धर्म की भी रक्षा करते थे। उन्होंने सिखों के लिए भी काम किया। इन्होंने, इनकी फ़ौज में मुसलमान भी थे। इन्होंने, इनकी पूरे पीरियड में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि इन्होंने किसी मुसलमान के साथ ज़्यादती की हो। इनके जंगों में भी उसूल थे और उन प्रिंसिपल्स पे वो चलते थे। अजीज़ दोस्तों, मेरे पास वाकई इतनी अजीम हस्ती के लिए अल्फाज नहीं है। योगी जी महाराज ने इनके बारे में कुछ कहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, आप अनुमान करिए उस समय इस धरती का सबसे क्रूर और सबसे बदनाम बादशाह औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ था। लेकिन उस सब के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सिद्धांतों से न कभी डिगे, न कभी झुके और न कभी हटे। उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की, अपने राज्य के हर नागरिक की रक्षा की, हर मां बहन की सुरक्षा की गारंटी दी। लेकिन जब अफजल जैसा देशद्रोही उनके सामने पड़ता है तो जिस भाषा को समझता था उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। और इसलिए आज आवश्यकता है हम छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जिस हिंदवी साम्राज्य की स्थापना आज से 343 वर्ष पूर्व जिसकी नींव उन्होंने रखी थी, उस राष्ट्रवाद के परम वैभव को आगे बढ़ाने की, उस कड़ी को आगे बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इसमें अकादमिक संस्थाओं का योगदान सर्वाधिक हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाई केवल कश्मीर में ही नहीं, और ये लड़ाई किसी बस्तर के जंगल में ही नहीं, इस लड़ाई को वैचारिक रूप से लड़ने के लिए हमारी अकादमिक संस्थाओं को आगे आना होगा। तब छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और महाराणा प्रताप के उन सपनों को साकार हम कर पाएंगे जो भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में देखना चाहते थे। मैं एक बार पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय। अजीज दोस्तों,
बात निकली है भारत के हवाले से, तो मुझे एक साहब ने मैसेज भेजा है कि इंडिया एज एन इंडियन आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि इंडियन पंजाब में क्या हो रहा है। कुछ लोग खालिस्तानिज़म और एक्सट्रीमिज़म को पुश कर रहे हैं, और वो जो पहले एक ज़माने में सिखों की मूवमेंट चली थी उस पे लेके जाना चाह रहे हैं। मुझे ज़रा इसके बारे में बताइए। तो देखें, बात दरअसल ये है कि आपको खालिस्तानी जो मूवमेंट है ना, वो मेनली दो जगह पे मिलेगी। एक नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएसए में, एक यूरोप में। और यहाँ भी एक मिसाल है कि इस लंदन में एक मिसाल ले लें, कितने सिख रहते हैं? बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब खालिस्तान के लिए प्रोटेस्ट होता है इंडियन हाई कमीशन पे, तो कितने होते हैं? 20-25, बहुत तीर मार लिया तो 30। उसमें भी 6 से 7 जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के होते हैं, मतलब पाकिस्तान के एजेंट होते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट इज़ प्योरली पाकिस्तान की इन्वेंशन है। तो वो मूवमेंट पाकिस्तान चला रहा है। जैसे कि ये मिसाल है कि अभी भारत ने हरविंदर सिंह सांढू को एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। ये लाहौर में रहता है, ये पाकिस्तान में रहता है, भारत से भागा हुआ है, और ये बाबर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर है, जो पंजाब में भारत में टेररिज्म करता है। ऐसे आपको खालिस्तानी सारे भारत में, वो पाकिस्तान में मिलेंगे जो टॉप हैं। वो लंदन, अमेरिका, कनाडा में मूवमेंट चलाते हैं। तो जब लंदन में प्रोटेस्ट करना होता है ना, तो 4-5 ये खालिस्तानी होते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। नीचे जो 25, 20, 30 सिख होते हैं ना, वो ज़्यादातर वो होते हैं जो भारत से नए आए होते हैं और अजाइलम ली होती है। अजाइलम का रूल ये है कि जैसे हमने बेल्जियम में MQM की लड़के आते थे, वो अजाइलम लेते थे। तो जब हम प्रोटेस्ट करते थे ना पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, तो वो सब बढ़ बढ़ के आगे नारे लगाते थे और पोस्टर पकड़ के खड़े होते थे, और खूब, ताकि वो पिक्चर में आ जाएं, वीडियोस में आ जाएं। फिर वो वीडियोस और पिक्चर्स अजाइलम मिनिस्ट्री को देते थे कि देखें, हमने पाकिस्तान एम्बेसी पर प्रोटेस्ट किया है, आप अगर हमें पाकिस्तान भेजोगे, अजाइलम नहीं दोगे, तो हमारी जान खतरे में। तो ये वो सिख होते हैं जिन्होंने यहाँ पर अजाइलम ली होती है कि हम तो खालिस्तान के उस पर अजाइलम लेते हैं, क्योंकि इंडिया में हमें मारा जाता है, इंडिया में हमारे ऊपर ये अत्याचार होता है, वो अत्याचार होता है, आप हमें अजाइलम दें। और फिर वो अजाइलम केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नीचे के जो नए आए हुए, जो पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में जो सिख आए होते हैं, वो अपनी अजाइलम पक्की कराने के लिए इन खालिस्तानियों के साथ आते हैं। वरना वो किस बेस पे अजाइलम लेंगे? क्योंकि आप अजाइलम लेते हैं तो आपको ये प्रूव करना होता है कि आपकी जान आपके देश में ख़तरे में है। तो वो प्रूव करने के लिए ये फिर खालिस्तानियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो या तो ये वाले सिख होते हैं, या जो एजेंट हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं, जो माल बना रहे हैं पाकिस्तान के उस पर। मैं पहले आपको पिछले साल और इससे पिछले साल भी जिनीवा में जो सिखों की जो मूवमेंट चली थी, मुजाहरा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बारे में बताया था कि परवेज़ इकबाल लोसर मेरे साथ जिसने अजाइलम ली थी, पाकिस्तान के पंजाब, गुजरात, जो पंजाब का शहर है, उससे ताल्लुक़ है उसका। वो जिनीवा आता था और उसने मुझे बताया कि मुझे ये ठेका मिला हुआ है, मैं इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से सिखों को लाता हूँ और ये खालिस्तान के प्रोटेस्ट करवाता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस कराता हूँ। पाकिस्तानी पंजाबी को मिला हुआ है ये ठेका। मैं उसको पर्सनली, मेरे कई साल की हमारी दोस्ती रही है, हम जब अजाइलम के ज़माने में हम लोगों के साथ का उठना बैठना था, और ये पंजाब का मूवमेंट है। तो मेरे से जिन साहब ने सवाल किया है, मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में ये जो पंजाब है ना भारत का, उसमें देखें इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ना, वो उस बुनियाद पे चलती है कि आपको गुलाम बना के रखा है, आपको अपनी मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, आपको इकोनॉमी सब्जुगेट की गई है, आपको इकोनॉमिकली वीक किया जाता है। इन बुनियादों पे आपकी अजाइलम, वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट होती है। मुझे कोई ये बता दे
कि क्या भारत के किसी भी एक भी गुरुद्वारे में क्या कोई हिंदू या मुसलमान ऑर्गेनाइजर है? क्या सिखों के कंट्रोल में नहीं है? या कहीं भी सिखों का कोई फेस्टिवल आता है, सिखों का कोई मजहबी परफॉर्मेंस होती है, जैसे गुरुद्वारा जाने, ये वो, कहीं किसी ने रोक टोक की है, किसी ने तंग किया है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन है? इसी तरह क्या सिखों को इकोनॉमी में हिस्सा लेने पे पाबंदी है, जैसे पाकिस्तान में बलोचों के ऊपर है? इस तरह भारत में अगर सपोज 2% पॉपुलेशन का हिस्सा सिख है, टोटल पॉपुलेशन का अगर 2% सिख हैं, तो फॉरेन सर्विस में वो 2% से बहुत ज़्यादा हैं। भारत के अंदर सिविल सर्विस में 2% से काफ़ी ज़्यादा हैं। बिजनेसेस में इनको टोटल फ्रीडम है, छोटे से लेके ऊपर तक आपको सिख बराबर एंजॉय करते हुए अपने इकोनॉमिक राइट्स। फिर पॉलिटिकल राइट्स, पंजाब में सिख चीफ मिनिस्टर होता है, सिख गवर्नमेंट होती है, सिखों का सारा से चलता है। ज़बरदस्ती का एक फार्मर्स प्रोटेस्ट कराया गया, मुझे कोई ये बता दे कि क्या वो पंजाब के खिलाफ था? अगर फार्मर्स बिल जो आया था वो पूरे इंडिया के फार्मर्स के लिए था, उसको आप खालिस्तान या पंजाब के खिलाफ तो नहीं कह सकते। वो बिल खिलाफ भी नहीं था फार्मर्स के, लेकिन उस पर एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल वो उसको आप खालिस्तान से नहीं जोड़ सकते। तो खालिस्तान इज़ ए पाकिस्तानी एजेंडा। और इसको फिर क्या होता है कि कांग्रेस की सरकार ने हमेशा खालिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है। दूरदर्शन से सत्यम शिवम सुंदरम का लोगो हटवाया, केंद्रीय नवोदय विद्यालय से अस्तो मा सदगमय का श्लोक हटवाया, वंदे मातरम को आपने राष्ट्रगान बनने नहीं दिया, आपने किसी भी रैली में भारत माता की जय या वंदे मातरम के नारे आप लगने नहीं देते। अभी रुकी, अभी तो मैं शुरू हुई हूँ। 30,000 सिखों का हत्याकांड करवाया, इमरजेंसी लगवाई, नसबंदी कराई, हिंदुओं को हम दो हमारे दो का चूरन चटाया, राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु का तोड़ने वालों का समर्थन किया, हज को सब्सिडी दी, अमरनाथ पर टैक्स लगाया, सोमनाथ मंदिर का निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध किया, मंदिर का उद्घाटन करने वाले राजेंद्र प्रसाद का विरोध किया। आपने साधु संतों गौरक्षकों पर गोली चलवाई, आतंकी के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाया, 26/11 के पीछे हिंदुओं की साजिश बताई, कैलाश मानसरोवर की न जाने कितनी जमीन आपने चीन को दे दी, आधा कश्मीर आपने पाकिस्तान को दे दिया। हिंदू होकर यह सब कुछ जानकर अगर आप कांग्रेस का समर्थन करते हो तो धिक्कार है आप पे। जय श्री राम। जैसे कि ये बताया गया है कि कांग्रेस की सरकार ने इंदिरा गांधी जी के ज़माने में जर्नैल सिंह भिंद्रावाला को इस हद तक जाने दिया। स्टेट का काम होता है कि कहीं कोई अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसको ऑन टाइम रोका जाए। जैसे PFI अभी जो पार्टी थी मुसलमानों की, वो टेररिज्म की तरफ जा रही थी, इन टाइम एक बहुत करेक्ट ऑपरेशन हुआ ना। कई महीनों की रिसर्च और होमवर्क के बाद एक साथ मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार के लोग भी उठाए गए, प्लान्स भी निकाले गए, हथियार भी पकड़े गए, सब कुछ हुआ ना। इस तरह इंदिरा गांधी जी की नाक के नीचे भिंडरांवाला एक पाकिस्तानी जनरल ज़ियाउल हक की वो सारी खेल थी खालिस्तान की। क्योंकि सिखों को आर्मी में सिख कितना है, पुलिस में कितना है, उस वक्त भी कितना था, कहीं सिखों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। ज़ियाउल हक मज़े से भारत में खालिस्तान मूवमेंट चलाता रहा और भिंडरांवाला यूज़ होते रहे, और इसको इंदिरा गांधी जी ने ऑन टाइम रोका। Hogwash, full of hypocrisy. He says that Narendra Modi was responsible for Gujarat because he was the chief minister. Then what about Rahul Gandhi's father, who was the prime minister, when in Delhi the massacre of Sikhs was taking place? In Gujarat, it was a riot. In Delhi, it was a carnage of the Sikhs, which was done by the Congress party. And the government of the day did not call the army out for 3 days. You would recall that people like my late father, Mr. I.K. Gujral, General Arora, Air Marshal Arjun Singh,
they went repeatedly to the president and to the home minister, and both of them expressed total helplessness because clearly there were orders from the Prime Minister's house not to call the army. Meanwhile, the poor Sikhs were getting massacred by the congressmen, and he blames Narendra Modi for the Gujarat riots. In Gujarat, there was police firing. Police tried to stop the riot, and in the firing, Hindus and Muslims both lost lives. More than 300 people were killed in police firing in Gujarat. In Delhi, not one shot was fired. So what is he talking about? This is selective amnesia. तो आज कोशिश हो रही है कि वापस इसको रिवाइव किया जाए, लेकिन रिवाइव करने के लिए ग्राउंड पे आपको डिस्क्रिमिनेशन चाहिए सिखों के खिलाफ, वो कहीं है नहीं। तो अजीज दोस्तों, कांग्रेस की तो क्लास हमारे प्रधानमंत्री लेते रहते हैं, जैसे कि हमारे यहां तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। और इस रीलॉन्च में भी वो री इमेजिनेशन नहीं करते। खैर, काफी समझदार लोग यहां बैठे। जो भी हो, लेकिन ये आज के समय के लिए बहुत ही रिलेवेंट थीम है। तो अजीज दोस्तों, मैंने ये वीडियो तो मेनली IMF के ऊपर रखनी थी, लेकिन अब भारत के इश्यूज पे ही इतनी सारी चीज़ें आ गई कि मैं समझता हूं कि अब IMF के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।